भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से केबीसी के सभी दर्शकों को शुभ संध्या। आज रेड क्रॉस सोसाइटी और केबीसी की पहल पर कोरोना जागरूकता के बारे में एक परिचर्चा रखी गई है, जिसमें सीमांचल के पूर्वांचल के 3 लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक भाग ले रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में आज उपस्थित हैं कटिहार के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर के मिश्रा, हमारे बीच उपस्थित हैं रेड क्रॉस की सेक्रेटरी एवं मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजना झा और यहाँ के सुप्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गाजी सारिक अहमद खान। आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से पूरे विश्व में कोरोना का कहर फैला हुआ है। 113 से अधिक देशों में 1.25 लाख से भी अधिक व्यक्ति इससे पीड़ित हो चुके हैं और आज के दिन तक 5,600 से अधिक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है और उसी क्रम में बिहार सरकार ने भी कल ही जो है एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसे एक महामारी घोषित किया है। बिहार में यहाँ पर कई ज़िलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, किसी भी ढंग के कोई सार्वजनिक फंक्शन, सिनेमा हॉल, इन सभी पर बंदी लगा दी गई है। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी कहा गया है कि एक दिन छोड़कर एक दिन वो अपने कार्यालय में उपस्थित हुए। इसी क्रम में हमारे कटिहार के जिला पदाधिकारी तनुज कमल जी ने भी एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कटिहार में भी ये सारी चीज़ों पर बंद कर दिया गया है और सबों से अपील की गई है कि इन सबों से हम लोग को पालन करना है ताकि इस महाविभीषिका को फैलने से रोका जा सके। तो सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तरह के इसके बारे में जागरूकता के मैसेज आ रहे हैं, जिसमें से कुछ सही हैं, लेकिन ज़्यादातर मैसेज ऐसे हैं जिनकी प्रामाणिकता का कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए ये हम लोगों ने सोचा, केबीसी और रेड क्रॉस ने, कि इन प्रतिष्ठित चिकित्सकों के मुंह से आप लोग सीधे एक संवाद के माध्यम से जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उन पर हम लोग जानें कि ये कोरोना क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सी मिथ हैं, वो क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर के मिश्रा साहब से अनुरोध करूँगा कि कोरोना वायरस ये क्या है, इसके बारे में अपनी जानकारी आप सभी दर्शकों से शेयर करेंगे। डॉक्टर मिश्रा। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही समसामयिक इस परिचर्चा का आयोजन किया है और अभी जो पूरा विश्व जिस एक बीमारी से आक्रांत है और जिसके चलते काफ़ी जान माल की क्षति हुई है, पूरा वैश्विक व्यापार भी लगभग ठप सा पड़ गया है और लोग काफ़ी आतंकित भी हैं, कुछ सही जानकारी के अभाव में भी। तो उस संबंध में आपकी ये परिचर्चा केबीसी परिवार के साथ संयुक्त रूप से बहुत सराहनीय कदम है। और जैसा कि आपने पूछा कि कोरोना वायरस है क्या, तो अन्य वायरस की तरह ही जैसा मैं अपने आम नागरिकों की जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि वायरस एक बहुत ही सूक्ष्मतम जीवाणु है। जैसे हम लोग जानते हैं कि संक्रमण करने के लिए बैक्टीरिया हम लोग सभी लोग जानते हैं, उसी तरह उसी के और निम्नतम श्रेणी में उससे भी बहुत ही छोटे आकार का, इसका आकार नैनोमीटर में आंका जाता है, 20 से लेकर 300 नैनोमीटर के आकार का सूक्ष्मतम जीवाणु है जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। और ये कोरोना वायरस भी एक उसी का एक प्रकार है, एक परिवार का कोरोना वायरस के परिवार में ये वायरस आ रहा है, जिसको अभी जो प्रेजेंट जो महामारी जिसके चलते फैली है वो भी उसी एक परिवार का एक सदस्य है। कोरोना इसलिए बोला गया कि ये इसका जो शेप, इसकी आकृति है उसके ऊपर एक मुकुट जैसा और सूर्य का जो एक जो चारों तरफ एक ग्लो होता है, उस तरह का कोरोना शेप का है, इसलिए इसका नाम कोरोना दिया गया। क्या ये 2003 में जो सार्स वायरस आया था उसी परिवार का? हाँ, बिल्कुल उसी परिवार का है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज, इसके जेनेटिक
स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो गया है, जिसके चलते लोगों को इम्यूनिटी का भी अभाव है और उसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा इससे बीमार हो रहे हैं। और इसकी इन्फेक्टिविटी मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में संक्रमण की क्षमता भी इस जो अभी नई जो कोविड-19 है इसका कुछ ज़्यादा ही है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये भी वायरस जो उसी ग्रुप का वायरस है और ये अभी फ़िलहाल जो दिसंबर के माह में चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुआ। शुरू में ये न्यूज़ में आई कि वहाँ एक मीट मार्केट से जहाँ पर लाइफ स्टॉक का उसमें कुछ जो जाने वाले लोग थे उनमें कुछ संक्रमण पाया गया और बाकी के समय में उनके जो संपर्क में जितने लोग आए और उनका इलाज करने वाले जितने हेल्थ केयर से रिलेटेड आदमी थे उसमें इस संक्रमण का फैलना शुरू हुआ और फिर बाद में तो ये एक महामारी का शक्ल ही लिया, जो कि काफ़ी एक न्यूज़ ही बनी। हम लोग पिछले 2-2.5 माह से देख ही रहे हैं कि चीन किस तरह से इसको एक वार फुटिंग पर इसको संक्रमण को रोकने के लिए काफ़ी उपाय किया और पूरे विश्व भी इसको संक्रमण को रोकने के लिए अपनी अपनी सहायता दे रहे हैं। और काफ़ी हद तक अब चीन में तो इस संक्रमण का रफ्तार अब काफ़ी कम हो गया है, वो लोग सफल हुए हैं इसको रोक पाने में। लेकिन साथ साथ विश्व के अनेक देशों में अब ये संक्रमण और ज़्यादा फैला और चीन के बाद हम लोग देख ही रहे हैं कि इटली में काफ़ी बड़े पैमाने पर बड़े तादाद में लोग इससे आक्रांत हुए हैं और वहाँ मृत्यु दर भी काफ़ी बढ़ गई है। ईरान है और भी बहुत सारे, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश, बल्कि विश्व के लगभग 130 देश अभी काफ़ी आक्रांत हैं। रंजना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने ये वायरस क्या ही बता दिया, एक आम नागरिक या एक इंसान इसके लक्षण क्या हैं जिससे वो समझ सके कि संभावना है कि इस व्यक्ति को कोरोना है? सर्वप्रथम तो मैं केबीसी के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और इतनी इम्पॉर्टेंट परिचर्चा में सभी का तहे दिल से स्वागत है। इसका सिम्टम, सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है बुखार होता है। वो बुखार थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है उसका खांसी। वो खांसी जो ऐसा जरूरी नहीं कि सूखा ही खांसी हो, सूखा भी हो सकता है, शुरू में सूखा खांसी रहता है, बाद में वो फिर प्रोडक्टिव भी हो जाता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि सर्दी खांसी तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये तो ऐसे आम वायरल इन्फेक्शन कॉमन फ्लू में भी होते रहता है। लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो सोचना चाहिए कि हो सकता है। और ऐसे भी अगर आप किसी ऐसा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर आए हैं या फिर आप कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो कि जहाँ ज़्यादा शुरू हुआ, जैसे वुहान है, जो इटली है, ऐसे जगह से आए, तो आप ज़्यादा चांस है कि आपको हो सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बुखार से ही शुरू होता है, फीवर। तो मैडम, प्रायः देखा जाता है या एज ए लेमैन मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि ये बुखार प्रायः 2 से 10 दिनों के अंदर होता है। इनिशियली अगर किसी को 2 दिन 4 दिन ये बुखार नहीं हुआ है तो जो आम स्क्रीनिंग की जाती है हैंड हेल्ड थर्मल स्कैनर से की जाती है, तो उसमें वो बुखार उस समय नहीं आ सकता। लेकिन हम लोग सस्पेक्ट करेंगे ना कि वो आदमी उसके संपर्क में आया था, ऐसे आदमी के संपर्क में, तो हो सकता है, या वो वहाँ से आ रहा है, तो हम लोग करेंगे। जैसे एयरपोर्ट पे हमेशा सबका स्क्रीनिंग किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि सभी एयरपोर्ट में जो आए हैं उनको बुखार है, खांसी है, लेकिन शुरू के नहीं भी पता सकता 14 दिन में, तो उसको तो अगर सस्पेक्टेड है, उसी में तो कहते हैं कन्फर्म और सस्पेक्टेड केस। जो सस्पेक्टेड केस है तो उसमें आप चेक करा के देखिए। उसमें डॉक्टर गाजी, आप ये लक्षण वाली बात में कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, लक्षण में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है कि सामान्यतः फ्लू जो होता है उसमें सर्दी भी होती है, नाक से पानी वगैरह चलना, लेकिन इसमें देखा गया कि जो जनरल वायरल प्रोड्रोम जिसके नाम से हम लोग जानते हैं वो चीज़ नहीं मिलती है। फीवर आता है, जनरली 101 से ज़्यादा फीवर होता है, सूखी खांसी होती है, थोड़ा मसल पेन होता है फ्लू जैसा, और कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि कुछ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होता है, थोड़ा डायरिया वगैरह जैसे सिम्टम भी मिल सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियों में होता है और बहुत सारे वायरल डिजीज़ में होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम शक कब करें और कब यहाँ जाएं। तो अगर आपको लगता है कि आप पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसी जगह गए हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसको कोरोना होने की संभावना है या कोरोना ग्रस्त क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जांच के लिए जाना चाहिए। और जांच में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप जांच में जाते हैं तो आपको जांच के साथ साथ
14 दिन के लिए कम से कम आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। आइसोलेशन में रखने का अर्थ है कि आप अभी तक संदिग्ध हैं, और संदिग्ध हैं जब तक जांच में कंफर्म नहीं हो जाए और लक्षण पूरे आने में भी और जांच के लिए भी पूरा आने में भी समय लग सकता है। तो इसलिए 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन कहते हैं, इसको आइसोलेट करके रखते हैं। जिसको सांस में ज़्यादा तकलीफ होती है उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, जिसको नहीं होती है उसको सामान्य जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, पैरासीटामोल है, ढेर सारा पानी पीना है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बड़ा परेशानी है कि कहाँ जाएं, संदिग्ध लग रहे हैं, तो और अभी फ़िलहाल आप नहीं जा सकते हैं या कल आप जा पाएंगे, सुदूर गांव के हैं, एम्बुलेंस आपने मंगाई है नहीं पहुंच पाया है, या आप थोड़ा रिलक्टेंट हैं कि नहीं इसके लिए एम्बुलेंस क्या मंगाना है हम चले जाएंगे, तो सेल्फ क्वारंटाइन भी होता है, यानी आप स्वयं को आइसोलेशन में डाल सकते हैं। तो स्वयं को आइसोलेशन में डालने के लिए एक हवादार कमरा होना चाहिए जिसमें अटैच्ड टॉयलेट हो, यानी आपको अपने नित्य क्रिया के लिए बाहर ना निकलना पड़े, और उस कमरे में प्रवेश सब लोगों का न हो, और आपके खाने पीने की सामग्री आपके रूम तक बहिफाजत पहुंचा दी जाए। आप क्वारंटाइन घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि आप जैसे ही समय पाएं पहली फुर्सत में जाकर के जांच कराएं। डॉक्टर मिश्रा, अभी डॉक्टर गाजी साहब जांच की बात कर रहे थे कि कोई ऐसे क्षेत्र से आ रहा है जहां पर कोरोना का प्रकोप हुआ है, सेल्फ क्वारंटाइन की बात कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी विडंबना विगत 2-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जांच के लिए जिनको रखा गया है वो वहाँ से भाग जाते हैं बगैर इस बात की फिक्र किए हुए कि वो कितने लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। गूगल के एक एम्प्लॉय की वाइफ बेंगलोर से हवाई जहाज़ से वो दिल्ली चली गई, फिर वो ट्रेन से ये आगरा आ गई, इसी ढंग से बर्थडे पार्टी। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कदम है, और जो भी व्यक्ति जिनमें संक्रमण हुआ है या जो संदिग्ध हैं उनको एक जिम्मेदारी से अपनी इस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी यूरोप के बहुत सारे जो उच्च प्रशासनिक पदों पर जो हैं उनमें भी संक्रमण का संदेह हुआ, अपने को उन्होंने स्वयं आइसोलेट किया, और जब तक उनको टेस्ट में नेगेटिव नहीं पाया तब तक वो अपने ऑफिस से ऑफ रहे या प्राइवेटली अपने रूम से ही अपने ऑफिस का संचालन करते रहे। कुछ तो देशों में फाइन भी किए गए हैं। जी, वही मैं बताने जा रहा था कि हर एक जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार नागरिक का अपना प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि अपने डिजीज़ के बारे में खुद स्वयं आके वॉलंटियर करे कि मैं इनके संपर्क में था, मुझे जाँच कराया जाए, ताकि वो अपने समाज में और इसको बीमारी को फैलने से रोक सके। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बीमारी के से एक बार आप अगर आक्रांत हो गए तो इसका उपचार बहुत दिक्कत है काफ़ी, चूँकि इसके अगेंस्ट में एंटीवायरल ड्रग अभी हम लोग कारगर एंटीवायरल ड्रग बनाने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं, न ही इसके अगेंस्ट में हम लोग वैक्सीन अभी तैयार कर पाए हैं, चूँकि एक ऑल टुगेदर एक नया ही स्ट्रेन है। तो हर एक जिम्मेदार आदमी का एक प्रथम कर्तव्य बनता है। अगर ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी पाए जाते हैं तो मेरे ख्याल से प्रशासन को भी इस पर एक सख्त कदम उठाना चाहिए और उसके अगेंस्ट में कुछ कानून बननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसके परिवार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति को शरण नहीं दे। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी सजा देने का व्यवधान शायद लेके आ रहे हैं वो लोग। ठीक कह रहे हैं साहब, क्योंकि एक तरह से वो मर्डर कर रहे हैं अगर वो बिल्कुल खुलेआम। तो एक तो ये तो जानते समझते आप दूसरी के जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, तो इस पर सख्त कानून होना चाहिए प्रशासन की तरफ से भी, और लोगों को अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस बीमारी में बहुत सी मिथ हैं, बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत सी गलत धारणाएं भी चल रही हैं। रंजना जी, एक जो सबसे कॉमन बात जो सुनाई पड़ती है कि गर्मी आने पर ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि केरला में तो अभी ऑलरेडी 34-35 डिग्री टेम्परेचर है और हाईएस्ट केसेस वहाँ पर हैं। तो एज ए मेडिकल एक्सपर्ट आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगी? नहीं, वैसे तो देखा गया है कि ये वायरस जो है 27-28 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। और हो सकता है कि केरला में हुआ, लेकिन ऐसा है कि उसका जो है 26, 27, 28 पे टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय। मैं आप बाकी लोगों से जानना चाहूँगी बाकी लोगों की क्या ओपिनियन है। ट्रांसमिशन रेट में तो ज़रूर फ़र्क आएगा। अभी जैसा पता चला कि ये विषाणु जो वायरस होते हैं ये म्यूटेट करते हैं, ये अपनी प्रवृत्ति बदलते हैं। और अभी एक रिपोर्ट मैं कहीं पढ़ रहा था
कि उसमें ये शंका जाहिर की जा रही है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन शंका जाहिर की जा रही है कि ये म्यूटेशन के स्टेज में आ गया है और शायद ये गर्मी और ह्यूमिडिटी में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अभी ये ख़तरा और भी बढ़ने की संभावना है, इसलिए जागरूकता ही इसका उपाय है। और वैक्सीन किसी भी दवा का बनने में कम से कम 1.5 साल का वक्त लगता है, उससे पहले सारे दावे ही होते हैं। हाँ, वैक्सीन बनने में 1.5 साल का वक्त लगता है, इसलिए अभी कोई वैक्सीन की आप उम्मीद ना करें। इसलिए बचाव, जो फिजिकल बचाव है, वही एकमात्र उपाय है। मिश्रा साहब, मैंने आज एक ये मैसेज भी दिखा, गर्म पानी से नहाइए कोरोना मर जाएगा। तो मुझे तो इसमें कोई तथ्य नहीं लग रहा है। जैसे वो गर्मी वाली बात है, वैसे ये गर्म पानी वाली बात। ऐसे गर्म पानी से नहाने से कोरोना मरे या न मरे, लेकिन आप एक हाइजीन मेंटेन करने में सफल होंगे। इसीलिए नहाया जा उस लिहाज से संक्रमण का रफ्तार और रेट कुछ कम जरूर हो जाएगा। इसलिए गर्म पानी से नहाना ठीक ही है, श्रेयस्कर है। गर्म पानी से नहाइए भी, अच्छा से अपना हैंड वॉश भी कीजिए। हाँ, तो ये रंजना जी, बहुत से बीमारियां जो है मच्छर काटने से फैलती है, तो इस बीमारी की क्या ट्रांसमिट मच्छरों के काटने से भी हो सकती है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जो है अपने हाथ से जो हमेशा चेहरे को, मुंह को, आँख को मत आप हमेशा टच करते रहिए, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और हमारा हाथ जो है सबसे ज़्यादा कोई भी ये ऐसे जो है ये ड्रॉपलेट के थ्रू नहीं है, कि एयर में नहीं है, ये कोई सरफेस पे ये जो वायरस है जमा होता है। जैसे हम गाड़ी में चढ़ रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, प्लेन में चढ़ रहे, जो हम लोग पकड़ते हैं हाथ से, ज़्यादातर हम लोग राइट हैंड ही यूज़ करते हैं, हम पकड़ते हैं उसको, फिर उसी हाथ से हमारा अगर वहाँ पे वायरस है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसको छुआ था, तो अगर है तो मेरे हाथ में लगेगा। और हाथ से अगर हम आँख को, नाक को, मुंह को अगर हम लोग टच करते हैं तो उससे हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू इसका एंट्री होता है, ये एयर ड्रॉपलेट से नहीं होता है ये। इसीलिए रंजना जी, हम भारतीय लोग बराबर क्लेम करते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल जो आयुर्वेदिक पद्धति है या यूनानी है, इन सब के माध्यम से बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है। अभी भी कुछ क्लेम आए हैं कि आप तुलसी लीजिए, आप गार्लिक रोज़ लीजिए, तो ये आपको नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसे ये तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ भी तो है, बहुत में खुद से भी तो ठीक हो जाता है। तो इसलिए वो लिया। आप तो तुलसी और इसकी बात, हम तो कितना जगह झाड़ू भी सुने, उसका स्पेशल झाड़ू भी मिल रहा है, कोरोना वायरस झाड़ने वाला झाड़ू। तो वो चूंकि बहुत सारा केसेस सेल्फ ही ठीक हो जाता है, इसीलिए उसको लगता है कि हम ये दिए तो ठीक हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है। झाड़ू का तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं तो सुनी हूँ। लेकिन मैंने आज एक फोटो देखा है, एक बैनर लिखा हुआ था 10 रुपया में कोरोना का झाड़ा। वही हुआ। कितने जगह ड्रॉप पिलाए जा रहे हैं, बच्चों को 1 बूंद, बड़ों को 2 बूंद, तो सब अपने अपने माध्यम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक हो जा रहा तो सोच रहे उसी से ठीक हो गया। अच्छा गाजी साहब, ये बताइए कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, क्या नवजात शिशु को भी, एक केस में कहीं विश्व के किसी देश में आया है कि नवजात शिशु को भी कोरोना पाया गया है, इसके बाद क्या संभावना है? आप देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जो माँ को इम्यूनिटी रहता है तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, प्रतिरोधक क्षमता। और प्रायः बहुत सारा इस तरह का वायरल इलनेस है जो 6 महीना से 9 महीना तक प्रायः बच्चों को नहीं होता है। लेकिन जब ये वायरस ही नया है, ये बीमारी ही नई है, इसका नाम ही है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। तो ये बीमारी ही नहीं है, तो किसी को इम्यूनिटी नहीं है, किसी को प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो कोई माँ उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद नहीं है। और छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग, ये 2 ऐसे समय है जिसमें कि बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पूरे जीवन में सबसे कम लेवल पर होती है, इसलिए ये दोनों ज़्यादा ख़तरे में रहते हैं। और इनमें अगर इन्फेक्शन हुआ तो इसमें इसके परिणाम ज़्यादा घातक हो सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा जी, जो पेशेंट्स जो इसके आइडेंटिफाई होते हैं, उनको प्रिवेंटिव रूप में क्वारंटाइन में हॉस्पिटल में आइसोलेटेड वार्ड में रखा था, वहाँ आप इनको किस ढंग का ट्रीटमेंट देते हैं? एक्चुअली क्वारंटाइन की सुविधा जो प्रोविज़न है इसलिए है कि अगर किसी में आपको संदिग्ध है कोई व्यक्ति कि इनको हो सकता है, तो क्वारंटाइन इसलिए किया जाता है, क्वारंटाइन इतनी अवधि के लिए किया जाता है कि उस डिजीज़ का पूरा लक्षण प्रकट हो जाए।
उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब किसी भी जीवाणु का आपके शरीर में प्रवेश होना और रोग के प्रथम लक्षण के प्रकट होने के बीच जो अवधि है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्वारंटाइन का भी पीरियड उसी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, कितने समय तक रखना है। तो अभी तो इसके कोरोना वायरस के बारे में ज्ञान हम लोग का सीमित है, लोग स्टडी कर ही रहे हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट वर्ल्ड ओवर, लेकिन अभी तक तो पता चला है कि इसका लगभग 14 दिनों के अंदर इसका लक्षण बीमारी के आ जाते हैं, अगर आप में वो जीवाणु का प्रवेश आपके शरीर में हुआ है तो क्वारंटाइन की अवधि में इसलिए उनको आइसोलेट करके रखा जाता है और उनमें स्टडी की जाती है कि इनके लक्षण प्रकट हुए कि नहीं। अगर लक्षण प्रकट हुए तो फिर उनका जो टेस्टिंग वगैरह करके देख के और जो भी संभव इलाज हम लोग देंगे, और जब तक उनकी इन्फेक्टिविटी मतलब इनके शरीर से निगेटिव नहीं हो जाए तब तक फिर उनको रक्त मांस में मिक्सिंग करने के लिए मना किया जाता है। मैं वो तो समझ गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि उन 14 दिनों में क्या उनको किसी ढंग की एंटीबायोटिक, कोई मेडिसिन, बिल्कुल नहीं। जब तक उनमें रोग के कोई लक्षण नहीं आए उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी जैसा डॉक्टर रंजना ने अभी आपको बताया कि 96-97% केसेस में ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है और आपके शरीर आपका उस रोगाणु को अपने आप सिस्टम से क्लियर करने में सक्षम है। किसी में खासकर जो जैसा डॉक्टर गाजी ने भी बताया कि बहुत छोटे बच्चों में और बहुत ही बुजुर्ग में जिनका इम्यूनिटी का स्तर, रोग से लड़ने की क्षमता जिनमें कम है, उसमें इस बीमारी से थोड़ा सा मोर्टेलिटी रेट कुछ देखा गया है कि ज़्यादा है। अदरवाइज़ जब तक रोग के लक्षण नहीं आए तब तक उनको आपको कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उनको जस्ट ऑब्जर्व करना है और उनको जनरल मासेस से अलग करके रखना है ताकि ये दूसरे को न संक्रमित करें। बस क्वारंटाइन का इतना ही मकसद है। रंजना जी, आप तीनों ही चिकित्सकों ने मैंने एक बात पर बार बार ध्यान दिलाया कि इसमें हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये बताइए कि ये हाथ कब कब धोने चाहिए दिन में? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप धोइए। जैसे कि आप जो खाना बना रही है उसको कहते हैं हम लोग खाना बनाने के पहले धोइए, खाना बनाने के समय धोइए, खाना बनाने के बाद धोइए। आप सफ़र करके कहीं से आ रहे हैं तो देखिए, आप किसी व्यक्ति के संपर्क में अगर आए तो देखिए। मुझे लगता है कि इसका हाथ में वायरस का कितने 10 मिनट तक शायद रहता है ना सर, डॉक्टर गाजी, डॉक्टर मिश्रा सर, तो जो है 10 मिनट का रहता है। तो आप आइए, उसके बाद हाथ धो लीजिए। किसी पेशेंट को आपने एग्जामिन किया, कहीं से भी आप जब लग रहा है कि नहीं मेरा हाथ हो सकता है उससे, तो धो लेना चाहिए। जितना फ्रिक्वेंटली धोना चाहिए हाथ। और हाथ जो है बस काम भर के लिए नहीं, जैसे लिया थोड़ा सा ऐसे कर लिया वैसे नहीं, प्रॉपर तरीके से हाथ धोना चाहिए उसमें। खाने के पहले, खाने के बाद तो धोना ही है। हाँ, खासकर अगर आपने कहीं नए जगह में गए हैं, जहां पब्लिक प्लेसेस में गए हैं और वहां आपने कुछ ऑब्जेक्ट को छुआ जहां से संक्रमण होने की उम्मीद है, तो आपको अवश्य हाथ धोना चाहिए और जो प्रिकॉशंस है वो लेने चाहिए। आप जिस वातावरण में डेली जहाँ पर आप हमेशा रहते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं या आप जिस घर में आप रहते हैं, जो बिस्तर यूज़ करते हैं, जो आपका लिनन है, ये सब आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया या जो भी है जीवाणु से आपका परिचय है, आप इसके अगेंस्ट में आपका शरीर तैयार रहता है। लेकिन ये कोरोना वायरस अगर कहीं पब्लिक प्लेस में फैला हुआ है और वहाँ आपके शरीर के किसी भाग के कांटेक्ट में आए, मोस्टली हाथ के ही थ्रू आता है, तो इसलिए कहा जाता है कि हाथ को आपको बार बार धोना चाहिए। खासकर कोई नए जगह से अगर आए जहाँ स्पर्श होने की संभावना थी तो ज़रूर कीजिए। रंजन जी, हाथ धोने पर भी एक सवाल उठता है कि आज कहा जा रहा है कि हैंड सैनिटाइज़र से धोना चाहिए जिसमें 28% अल्कोहल कम से कम हो। बाज़ार में सैनिटाइज़र मिल नहीं रहे हैं, तो हाथ क्या हम पानी से धो सकते हैं या साबुन से धो सकते हैं या हैंड वॉश से धो सकते हैं या सैनिटाइज़र से ही इस मौके पर धोना चाहिए? सबसे अच्छा तो रहता है कि साबुन से आप धोइए। पहले हाथ को आप भिंगा लीजिए, भिंगा करके आप साबुन से उससे अच्छी तरीके से, जैसा प्रॉपर हैंड वॉश का तरीका होता है, जो कि मैं डॉक्टर गाजी साहब आपको बताएंगे प्रॉपर तरीका उसको। तो उसको प्रॉपर, सबसे अच्छा मुझे लगता है कि हाथ को पहले आप भिंगो लीजिए, प्रॉपर अमाउंट में आप साबुन लीजिए या लिक्विड सोप ले रहे तो लिक्विड लीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से एक एक उंगलियों को, जो तरीका होता है हैंड वॉश का, उस तरीके से अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कितना सेकंड लगेगा प्रॉपर तरीके से हाथ धोएं तो? 20 सेकंड ठीक है। 20 से 30 भी हो जाए, 18 भी हो जाए तो कोई बात नहीं। घड़ी देख के नहीं वॉश करना है। जितना तरीका है वॉश करने का, वो सारा तरीका अगर आपका हो गया तो बस हो गई बात। और अगर आपको साबुन और वो नहीं मिलता है तो आप हैंड सैनिटाइजर भी यूज़ करते हैं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अच्छा है।
या फिर आप स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मारामारी करने का जरूरत नहीं। जैसे मुझे भी सुनने को मिल रहा है कि सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, सैनिटाइजर मारपीट हो रहा है, वैसी बात नहीं है। साबुन सबसे अच्छा है। साबुन नहीं मिलता तो आप स्क्रब यूज करिए या अल्कोहल बेस्ड। ज़्यादा अल्कोहल से ऐसा देखा गया, ऐसा श्योर तो नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, अल्कोहल से जो है ये वायरस जो है ज़्यादा उसका डैमेज हो रहा है। इसीलिए मैं अब डॉक्टर गाजी सारिक अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हाथ हम लोग सभी धोते हैं, लेकिन सही तरीके से मुझे लगता है कि 90% इंसान ऐसे हैं जो सही तरीके से नहीं देते हैं। तो मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा रेडको सोसाइटी और केबीसी परिवार की ओर से, रवि जी मग में पानी लाइए, हाथ धोने का तरीका बताएंगे। हाँ, पहले एक बात, जब तक ये व्यवस्था हो रही है, मैं एक बात आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वाले जितने लोग हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में साफ लिखा रहता है 1 साल या 2 साल तक नई बीमारियों को वो कवर नहीं करते हैं। IRDA ने ये सर्कुलर जारी कर दिया है कि इस डिजीज़ को आपको पहले दिन से कवर देना होगा, तो इसके बारे में भी आप नोट कर लें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। और हाथ धोने की जहाँ तक बात है, तो हाथ धोने में हमेशा ये ख्याल रखें कि जब भी आप घर में आएँ हाथ ज़रूर धोएं। और मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि कब कब हाथ धोना है, और कोशिश करें कि हम कोई भी चीज़ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ना छुएं। जैसे ट्रेन में हम किसी को छोड़ने गए तो खिड़की की रेलिंग ऐसे पकड़ के हमें बात करने की आदत है, ये काम कभी ना करें। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिसको आपको बदलनी पड़ेंगी। वो ऐसे भी आपको बदलनी पड़ेगी, सिर्फ कोरोना वायरस के लिए ही नहीं, बहुत सारे जीवाणु कीटाणु वहाँ हैं जो आपको बीमार करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हाथ धोने से पहले ये कोशिश करें कि आप ये हाथ में कोई गैजेट ना हो तो अच्छा है ना। और ऐसे मौसम में अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो हाथ में अंगूठी वगैरह भी ना पहने तो अच्छा है, ताकि हाथ की सफाई रखना आसान हो जाता है। और साबुन से हाथ धोना बेहतर है, लिक्विड सोप ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आप ड्रॉप लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक साबुन अगर घर में इस्तेमाल करते हैं हाथ धोने के लिए तो साबुन को छोटे छोटे टुकड़े काट करके रखें, ताकि एक साबुन का टुकड़ा 1 दिन में समाप्त हो जाए। इसलिए नहीं कि कम खर्च हो, इसलिए कि साबुन 1 दिन में समाप्त हो जाए। साबुन लगातार इस्तेमाल होते रहने से और पड़े रहने से उसमें भी बहुत सारे जीवाणु फैलने के खतरे रहते हैं जो ज़्यादा घातक हो सकते हैं। तो जब हाथ धोएंगे हम लोग तो वैसे एक आदमी को पानी इसमें देना पड़ेगा ना, उसमें पानी भर के ना, तो इसमें साबुन ध्यान ये रखेंगे कि थोड़ा पानी, और इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं इशारे से भी बता सकता था लेकिन इससे थोड़ा इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, थोड़ा पानी ऐसे ले लीजिए, साबुन खोल लेता हूँ। ऐसे लिक्विड सोप लेंगे, लेकिन यहाँ साबुन हमारे पास है। इसको पहले साबुन को बढ़िया से झाग बना लेंगे, और झाग बनाने के बाद पहले साबुन को भी धोएंगे। उसके बाद इसको डाल देंगे। उसके बाद ये सामने ऐसे धोएंगे। रुक जाइए, पहले पानी नहीं, पहले आप झाग को, है ना, नहीं पानी है, झाग को ऐसे सामने रगड़ेंगे। फिर हाथ के इस पिछले हिस्से में आप इस पर गौर करें कि ये जो बीच में बना हुआ वेब है उसमें सफाई होना ज़रूरी है। इस तरह से करेंगे। उसके बाद हम लोग अंगूठे को ऐसे मोड़ करके, इसको आसान तरीका ये है, ऐसे करेंगे तो ये जितने उभार हैं हाथ में, नकल्स, वो साफ़ होंगे। फिर इसको दूसरे हाथ में वैसे ही करेंगे। अब ये बच गया है, इसे ऐसे ऐसे करेंगे ताकि ये पूरा साफ़ हो जाए। उसके बाद दूसरे हाथ का करेंगे। उसके बाद ये जो सबसे ज़्यादा छूते हैं हम लोग, इस हिस्से को, इसको ऐसे साफ़ करेंगे और इधर ऐसे करेंगे। फिर रिस्ट को ऐसे करेंगे और उसके बाद पानी से इसको साफ़ कर देंगे। अच्छे से पानी से हाथ धोने से बहुत सारे विषाणु चले जाते हैं, लेकिन ये वायरस पकड़ के रहता है, इसलिए ये जल्दी नहीं जाता है। लेकिन साबुन का जो इसमें कुछ केमिकल्स हैं, जिसके वजह से वायरस का जो आउटर शेल है वो घुल जाता है और कीटाणु मर जाता है।
और हाथ पोंछने के लिए छोटे छोटे कपड़े घर में रखें, छोटे छोटे तौलिए रखें, सब आदमी के लिए अलग अलग रखें, एक तौलिया कॉमन ना बनाएं और उसको धूप में सुखाएं, धोने के बाद धूप में सुखाएं और आयरन ज़रूर करें। गर्म आयरन से उसे करने से बहुत सारे विषाणु और कीटाणु मर जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से हाथ धोएंगे और अननेसेसरी चीज़ों को ना छुएंगे, है ना। लोगों की आदत होती है, अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक ऑफिशियल बता रहे थे कि मुंह में हाथ नहीं जाना चाहिए, और जब वो पढ़ रहे थे तो उसी समय उन्होंने पेज ऐसे थूक लगा करके पलटा। तो ये आदत है, इसे बदलना है हमें, हम बदलेंगे तो सब हालात बदलेंगे। डॉक्टर मिश्रा, एक जैसे मैंने कहा कि बाज़ार में हैंड सैनिटाइज़र गायब हो गए, बाज़ार में फेस मास्क भी गायब हो गए। आप ये बताइए कि इस ढंग के केसेस में फेस मास्क का जो एक स्वस्थ इंसान है, क्या सचमुच फेस मास्क लगाने की उसका आवश्यकता है और ये कितना इफेक्टिव होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया है, और ये जानकारी के अभाव में बहुत लोग काफ़ी परेशान भी रहते हैं मास्क के चक्कर में। स्वस्थ, जैसा कि आपने कहा, स्वस्थ आदमी को, स्वस्थ जो भी नागरिक हैं उनको मास्क की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्क की तभी आवश्यकता है जब आप किसी ऐसे संक्रमित आदमी की देखभाल कर रहे हैं या जो हेल्थ केयर पर्सनल हैं जो कि इस तरह के मरीज को डील कर रहे हैं, तो उनके लिए मास्क लगाना आवश्यक है। मास्क तभी लगाया जाता है जब आपको या तो दूसरे को, आप अपने संक्रमण से दूसरे को बचा रहे हैं, ज़्यादा उसके लिए है। अगर आपको सर्दी खांसी, या जैसे कि डॉक्टर अंजना बताया कि नाक बह रहा हो, खांसी हो रही हो, बुखार हो, तब आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप में अभी पूरे टेस्ट करके आपको साबित नहीं किया गया है कि आप डिजीज़ फ्री हैं कि नहीं, तो उस समय आप ज़रूर लगाइए। मास्क लगाने से पहले मास्क लगाना सीखना ज़रूरी है, नहीं तो वो और भी घातक हो सकता है। तो जब आप मास्क लगाते हैं तो आप मास्क के सामने वाले हिस्से को अगर छूते हैं उतारते वक्त और उसके बाद फिर नाक आँख मुंह में डाल लेते हैं, तो जितने विषाणु आपने बटोरे हैं अपने मास्क पे, वो सब आपके हाथ पे है। आप बताइए लगा के कैसे लगाना है? तो मास्क जब भी लगाते हैं तो ऐसे लगाए, और जब उतारेंगे तो यहाँ से ऐसे करके उतारेंगे। जो बांधने वाला मास्क होता है उसमें बांधेंगे ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद में, और जब खोलेंगे तो नीचे वाला पहले खोलेंगे और ऊपर वाला बाद में। अगर ऊपर वाला पहले खोलेंगे तो वो मास्क ऐसे उलट जाएगा आपके छाती पे और आपके इस कपड़े पे आ जाएगा, आपके चिन पे आ सकता है, तो वो नुकसानदेह। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखें, और भीड़ में जब जाएं तो आपको नहीं पता है कि कौन किस हालत में है, तो मास्क लगा सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, मास्क को कितने घंटों पर बदलना चाहिए? मान लीजिए कोई इंसान लगा रहा है, मैं देखता हूँ कि मास्क जो आज लगाया, कल परसों तरसों वो कंटिन्यूस वो मास्क को लगाते हैं, क्या ये उचित है? नहीं, ऐसा है कि रिप्लेसेबल मास्क को तो ऑलमोस्ट डेली अगर आप बदल दें तो ज़्यादा बेहतर है, या जब मास्क आपका गीला हो जाए या उसमें गंदगी आ जाए तब आप उसको ज़रूर बदल लें। कहता कि 8 घंटा पे बदल देना चाहिए। वैसे परेशान ना हो, मास्क और ये ब्लैक मार्केटिंग और नहीं मिलना, ये वो इस सब पचड़े में ना पड़े। सामान्य कपड़ा का 2 से 3 लेयर का आप उसको ये करके मास्क बना सकते हैं, और उस मास्क को आप 4-5 बना लीजिए, और हर 4 घंटे 5 घंटे या एक बार गए उतारे तो उसको आप धोने के लिए डाल दीजिए, दूसरा पहन लीजिए, धोइए, धूप में सुखाइए और आयरन ज़रूर कीजिए। और मास्क के साथ साथ और हैंड का सैनिटाइजेशन ज़रूर यूज़ कीजिए। सिर्फ अकेले मास्क पहनने से नहीं होगा, हैंड वॉशिंग और हैंड सैनिटाइजेशन वो भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाज़ार में सिंगल प्लाई मास्क, ट्रिपल प्लाई मास्क, N95 मास्क, कौन सा मास्क इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? ये कोरोना वायरस का साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम लोग N95 को ही खोजते फिरें। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिली तो ज़रूरी नहीं है कि उसी का इस्तेमाल करें। डॉक्टर गाजी ने बताया कि 2-3 लेयर का आप घर के साफ़ कपड़े को भी आप मास्क की तरह यूज़ कर लें, वो भी आपको इक्वली ही प्रिवेंट करेगा। ज़रूरत है कि मास्क का सही इस्तेमाल जानिए। मास्क को भी आप अपने हाथ से बराबर छूइए मत, खासकर उसके अपर बाल, बाहर वाले सरफेस को मत छूइए। अगर खुदा न खास्ते किसी तरह आपका अगर रिफ्लेक्सली छू गया तो आप हाथ को ज़रूर धो लिया कीजिए। रंजना जी, अगर डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं, ये उसको 8 घंटे पे हमें डिस्पोज करना है, इसका डिस्पोज ऐसे मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं डस्टबिन में करें, डिस्पोजल कैसे करें?
सुरक्षित जगह पे करिए, ऐसे जगह में करिए कि जो फिर कोई Closed. दूसरा उससे न छू करे, बंद रहे। क्लोज्ड बिन में जैसे हम लोग करिए। करते हैं ना, HbS-Ag पॉजिटिव पेशेंट को या HIV पॉजिटिव का ऑपरेशन करते हैं, और जनरल जिसको HIV HbS-Ag नहीं है उसका ऑपरेशन करते हैं, तो कितनी सावधानियां बरतते हैं हम लोग। जिसको रहता है हेपेटाइटिस या फिर HIV, तो उतनी ही सावधानियां इसके साथ। वो किसी के अगर हाथ लग गया तो फिर तो बेकार हो जाएगा, इसलिए क्लोज जगह में रखना चाहिए कि जहाँ फिर किसी को ना छू सके। डॉक्टर मिश्रा, ये जो कहा जाता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको या उनको सर्दी है, तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, इस 1 मीटर की दूरी का क्या महत्व है? एक्चुअली जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना, तो जो भी बोलते समय या खांसते समय जो आपके जीवाणु को अधिकतम दूरी 1 मीटर अगर आप अलाउ करते हैं, तो उससे ज़्यादा दूर में आपको संक्रमण होने का खतरा नहीं रहता है, इसलिए 1 मीटर का एक सेफ डिस्टेंस रखा गया है। और दूसरी बात है कि आप अगर जो आप जिससे बात कर रहे हैं या उससे अगर बगल में हो जाए, आमना सामना नहीं रहें, तब भी आप उसके इस प्रकोप से बच सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट, किसी से मिलें तो हाथ जोड़ के मिलें। हाँ, वो तो हाथ अभी ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने देखा कि हाँ। फ्रांस के राष्ट्रपति भी जो है वो नमस्ते कर रहे थे। या दूर से ये बाय बाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए, ठीक है। हाथ ही मिलाने मनाही है तो गले मिलने का तो सब प्रश्न ही नहीं। खांसने में इसलिए एक बात इंडियन का कल्चर ध्यान टॉप पे रखें। फिर हो गया हमारा, इंडिया का कल्चर सबसे बेस्ट। खांसने में एक बात का ध्यान रखें कि हमें आदत होती है बस, या तो ऐसे करके हाँ। खांसते हैं कि एक या- डायरेक्शन में जाए, या अपने हाथ में लेते खांसते हैं। या रुमाल में खांस लेते हैं। ये काम नहीं करें। फुल स्लीव का कपड़ा अगर पहनते हैं तो बेहतर है। आप ऐसे बाजू करके में खांसते खांसें। हैं, बाजू में, ताकि ये जो वायरस है या इसमें जो भी कीटाणु निकलते हैं वो कपड़े पर पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो यहाँ नहीं फैलेंगे, यहाँ नहीं गिरेंगे, यहाँ 1 मीटर वाले लोगों को भी खतरा नहीं होगा, वो आपके कपड़े में रहेंगे और आपके ही हैं, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आप 4 दूनी 8 बार तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जाके आप कपड़ा बदल लें और उसको प्रॉपरली या हमारे पास रुमाल है तो हम अपने रुमाल का इस्तेमाल फिर- बहुत खतरनाक हो सकता है क्यों इसमें, डॉक्टर क्योंकि रुमाल जब हम लोग ऐसे करते हैं फिर उसको ऐसे ही मोड़ते हैं, फिर वो हाथ में लगता है, फिर उसको जेब में रखते हैं ना, और फिर जब खोलेंगे दोबारा तो हो सकता है वही सरफेस आप फिर से यूज़ कर लें। मैक्सिमम मैं इस बारे में जो मैंने मैसेज देखे हैं, टिश्यू यूज़ सब कर में यही सकते कहा हैं। जाता है हाथ और मुंह पर खांसते छींकते समय रुमाल रखें। आपने एक बहुत लॉजिकल बात बताई है और मैं आपको इसके लिए थैंक्स देता हूँ कि हमें रुमाल के सेवन से ही बचना है। उससे बेटर है कि हम टिश्यू कैंडी का यूज़ कर इस्तेमाल लें। करें या टिश्यू पेपर का डिस्पोजेबल करें। चीज इस्तेमाल Disposable करें या चीज़। फिर अपने बाह का डिस्पोजेबल भी रख सकते इस्तेमाल हैं, उसको करें फिर अपने डिस्पोज आस्तीन। कर देना है Dispose उसको, कर अगर डिस्पोजेबल यूज अब कर कार्यक्रम के हम लोग अंतिम सोपान पर हैं। मैं आप तीनों चिकित्सक बंधुओं से एक एक करके मैं आखिरी बार आपके पास में आ रहा हूँ। रंजना जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। आप कंक्लूडिंग सेशन में आप कुछ बताना चाहेंगी तो यू आर वेलकम। मेरा सभी केबीसी के दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना है सभी को। आप समय समय पर हाथ धोते रहिए और सैनिटाइज़र भी, कहीं सफ़र में जा रहे हैं जहां आप हाथ बार बार नहीं धो सकते हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज करिए और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। और आज तो हमारा जागरूकता अभियान कोरोना पे है, लेकिन मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कोरोना का वैक्सीन नहीं है, लेकिन जो वैक्सीन अवेलेबल है हमारा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, सभी गर्भवती महिलाओं को मैं निवेदन है कि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सभी अवश्य लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में हमारा इम्यूनिटी घट जाता है। और अगर सिंपल आपको इन्फेक्शन होता है, फ्लू का इन्फेक्शन होता है, कोरोना नहीं की बात मैं नहीं करी हूँ, सिंपल अगर फ्लू भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर रूप लेता है प्रेगनेंसी में। इसीलिए जिसका वैक्सीन अवेलेबल है फ्लू वैक्सीन, वो सब एक बार प्रेगनेंसी में 2nd ट्राइमेस्टर में यानी 16 हफ्ता के बाद अवश्य लें। डॉक्टर गाजी, आप मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे केबीसी के दर्शकों को? सबसे पहले तो मैडम ने कहा कि ये वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन लगवाएं। 6 महीने के बाद से ये वैक्सीन कभी भी लगाया जा सकता है। 6 महीने उम्र के बाद से कभी भी ये वैक्सीन लगाया जा सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना चाहिए, और ख़ास तौर से जिनको बार बार सांस में संक्रमण होने का समस्या रहता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उनको तो बिल्कुल ले ही लेना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को लेने से ये बच्चों में भी सुरक्षा प्रदान करता है। मैडम ने कहा कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा मैडम से डिफर करता हूँ। इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना डर ज़रूरी है, क्योंकि जागरूकता इतना डर से ही आता है, इतना नहीं डरना है। थैंक यू डॉक्टर गाजी। डॉक्टर मिश्रा।
जी अनिल जी, हम लोगों ने काफ़ी विभिन्न कोरोना वायरस के पहलू पर चर्चा की आज, लेकिन मैं समझता हूं कि हम अपने भारतवर्ष में हम लोग एक काफ़ी तादाद में हमारी जो जनसंख्या है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और एक ऐसे संक्रामक रोग का जिसके अगेंस्ट में हमारे पॉपुलेशन में एक रोग से लड़ने की क्षमता अभी तक है नहीं, उसको सिर्फ हम बचाव और बचाव से ही उसको परास्त कर सकते हैं। और अपने पूरे इतने बड़े जनसंख्या को हमको बचाने के लिए उचित मार्गदर्शन करना और इस तरह के जागरूकता अभियान को चलाना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक अच्छे प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन के हैं उनको साबुन पानी से हाथ धोने की भी शायद सुविधा मुहैया नहीं है। तो ऐसे में हम लोग अगर उनको जागरूक कराएं और इन बेसिक चीज़ों को हम लोग सामाजिक लेवल पर या सरकार के लेवल से मुहैया कराएं और उनको बताएं कि इस तरह से हम लोग अपने को बचा सकते हैं, तो इस बीमारी को रोकथाम करने में हम लोग काफ़ी सक्षम रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जो गवर्नमेंट की जितनी एडवाइजरी इशूज़ की गई हैं वो उस पर हम लोगों को ज़रूर अमल करना चाहिए। अभी कोई भी मास गैदरिंग का कोई भी कार्यक्रम में हम लोग भाग न लें। लोगों से अनुरोध किया गया है कि अभी शादी ब्याह और जो भी आपके उत्सव पर्व त्यौहार हैं उनको भी, ऐसा आपने देखा होगा कि अभी होली का कार्यक्रम भी लोगों ने, हमारे राजनेता से लेकर और काफ़ी सामाजिक स्तर पर भी लोगों ने काफ़ी संयम बरता इसको मनाने में। तो अपने भी समाज के लेवल पर ही और परिवार के लेवल पर भी हम लोग को एक बहुत बड़े गैदरिंग से बचना चाहिए। और ऐसे लोगों पर जिनको इस तरह के सर्दी खांसी वाले लक्षण आते हैं उनकी कुछ और एडिशनल जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वे अपने को स्वयं आइसोलेट कर लें जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं, और वैसे मरीजों को दूसरे लोगों को संपर्क में न आने दें जिससे कि ये बीमारी फैले। आज के दिन मेरा यही अनुरोध रहेगा और सभी लोगों के लिए यही संदेश रहेगा। आप सबों को एक प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से और केबीसी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दर्शकों, मैं आपसे भी अपील करना चाहूँगा कि आज आपको जो जानकारी दी गई है ये बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी है। आप इस पर निश्चित रूप से भरोसा कर सकते हैं। इस जानकारी को आप शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने परिवारजनों में, अपने समाज में, और आइए हम सब मिल करके इस कोरोना वायरस का मुकाबला करें। कोरोना वायरस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक आपसे विदाई चाहता हूँ। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।